हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का लेक्चर 1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है। दे हैव बीन नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस ऑफ द आर्चीव्स फॉर ईयर्स। कह रहा है कि वो काफी समय से जो आर्चीव, जो पुराने रिकॉर्ड थे, उनको उनके मेंटेनेंस को नेग्लेक्ट कर रहे थे। हैव बीन नेग्लेक्टिंग क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग ने ये चीज देखी है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव नहीं बनाते हैं। पैसिव इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ऑड लगता है और जो एक तरीके से इसको हम इग्नोर करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। मगर अगर कोई बहुत ही ज्यादा जोर डालता है तो हम उसको एकदम बेसिक एक रूल है उसके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द आर्चिव्स, तो देखो मेंटेनेंस ऑफ द आर्चिव यहाँ पे क्या है? एक तरीके से ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन नेग्लेक्टेड, टेंस चेंज कर दिया तो ये गलत हो गया। मेंटेनेंस ऑफ द आर्चिव इज बीइंग नेग्लेक्टेड, फिर से टेंस चेंज हो गया, गलत हो गया। मेंटेनेंस ऑफ द आर्चिव वॉज बीइंग नेग्लेक्टेड, फिर से टेंस चेंज हो गया, गलत हो गया। मेंटेनेंस ऑफ द आर्चिव हैज बीन बीइंग नेग्लेक्टेड बाय देम। अब देखो यहां पे जैसे ये वाला सेंटेंस को देखो, ये वाले सेंटेंस को देखो, सी को ऑप्शन को देखो कि यहाँ पे वॉज बीइंग नेग्लेक्टेड है। अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो जो ये मेन क्वेश्चन दिया है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसका एक्टिव होता तो कैसे होता, तो इसका मतलब होता कि वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती, और हमको पता है कि हम पैसिव जाते हैं तो बीइंग लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ऐसे में इस बार एसएससी में कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो हुआ। अब मुझे नहीं लगता ये सही है, मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया, मगर फिर भी चलो मान लेते हैं कि पूरी तरीके से गलत तो नहीं है कि हैव बीन यहाँ पे नेग्लेक्टिंग था क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो रहा था। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए जो कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट और पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, उसी रूल को ये यूज करते हुए इन्होंने यहां पर बीइंग लगा लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। मुझे ऐसा लगता है तो हम इसी को फॉलो कर लेते हैं, और ये डी जो है यहाँ पे ऑफिशियल आंसर भी था और इसको करेक्ट माना गया। तो हम इसको ये मान लेते हैं कि अगर क्योंकि ये तीनों तो एकदम साफ साफ गलत दिख रहे थे, डी ऑप्शन बच रहा था, तो यहाँ पे ये हैव बीन नेग्लेक्टिंग की जगह हमने हैव बीन बीइंग नेग्लेक्टेड यूज कर लिया। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग, इसको सही मत मानो, इसको ये मत मानो कि अब यही होगा। मान लो कि आप कोई और अच्छा एग्जाम दे रहे हो, ठीक है भाई, बहुत लोग एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का एग्जाम देते हैं, साथ साथ एसएससी का भी एग्जाम देते हैं। तो ये चीज अभी तक तो एसएससी में ही फॉलो हो रही है, क्योंकि मैंने देखा दूसरे एग्जाम के लिए मत सोच लेना, अगर वहां पे इससे भी बेस्ट ऑप्शन है जो कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा नहीं, तो वहां पे तो ये चेंज ही नहीं होगा। पहली बात तो वो देंगे ही नहीं। अगर वो देते हैं, मान लो इस तरीके का आ भी जाता है, तो फिर इसको दिमाग में रखना कि भाई ऐसी कंडीशन में हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, इट वॉज बीइंग सजेस्टेड बाई मल्टीपल सोर्सेस। कह रहा है कि मल्टीपल सोर्सेस ने ये सजेस्ट किया है दैट द ऑपरेशन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज इंटरनली, कि जो ऑपरेशन था वो इंटरनली कॉम्प्रोमाइज हो गया था। चेंज इसमें करना है पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में। ठीक है, इट वॉज बीइंग सजेस्टेड। अच्छा एक बात बताओ, पूरे सेंटेंस को छोड़ो, इतने पे ध्यान दो। वॉज बीइंग सजेस्टेड, पैसिव और एक्टिव वॉइस का चार्ट पढ़ा है? वॉज बीइंग सजेस्टेड क्या बता रहा है कि एक्टिव वॉइस में वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, ये रूल कहता है, इतना पढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब ये दैट क्लॉज आया, यहां पे लिखा हुआ है हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसा हम कब करते हैं? हम बीन कब लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं। इसका मतलब एक्टिव में क्या होना चाहिए था? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो हमको जब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो हमको यही चीज दिखनी चाहिए, वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो देख लेते हैं अब। मल्टीपल सोर्सेस ने सजेस्टेड, अब सिंपल पास्ट हो गया, हमको चाहिए क्या था? वॉज प्लस वीआईएनजी। द ऑपरेशन वॉज कॉम्प्रोमाइज, हमको चाहिए क्या था? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारे जो चार्ट है ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसी से तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, तो हम क्या इसको सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते, गलत हो गया। द ऑपरेशन वॉज कॉम्प्रोमाइज, हमको क्या चाहिए था? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर से गलत हो गया। मल्टीपल सोर्सेस सजेस्टेड, हमको क्या चाहिए था? वॉज प्लस आईएनजी, ये भी गलत हो गया। द सोर्सेस वर सजेस्टिंग
जो सोर्सेस थे वो सजेस्ट कर रहे थे एन ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज। ये क्या होता है? द सोर्सेज वर सजेस्टिंग एन ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज। पूरा यहाँ पे हैड वैड सब कुछ हटा दिया, इंटरनली सब कुछ पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, गलत हो गया। द ऑपरेशन हैड कॉम्प्रोमाइज्ड मल्टीपल इंटरनल सोर्सेस। कोई मीनिंग निकल रहा है, फिर से गलत हो गया, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है ना। तो कोई ऑप्शन सही नहीं था। अब ये था तो ऑफिशियली में, तो मुझे ऐसा लगता है क्या इसमें अब टिक होगा, इसमें मुझे जो ऑफिशियल आंसर था शायद वो ए था। ए तो एकदम ही गलत हो गया, कोई मतलब ही नहीं है इसका। और भी तीनों ही ऑप्शन एकदम सही नहीं थे। इसका जो बुक के हिसाब से या फिर हम रूल को फॉलो जो करते हैं उसके हिसाब से अगर हम बनाएं तो इसके कुछ ऑप्शन बन सकते हैं, जैसे ये वाला मल्टीपल सोर्सेस वर सजेस्टिंग, जो कि ये वाला फॉलो किया, दैट द ऑपरेशन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज इंटरनली। कई बार एडिटोरियल में ये स्ट्रक्चर मैंने देखा है कि जो एक ही पार्ट को एक्टिव रखते हैं और दूसरे पार्ट को पैसिव कर देते हैं। एक पार्ट को एक्टिव रखते हैं, दूसरे पार्ट को पैसिव कर देते हैं। तो हम इसको पार्शियली करेक्ट आंसर मान सकते हैं कि पार्शियली करेक्ट है, तो इसमें हम टिक लगा ले जाते, तो हम इसको तो फॉलो कर सकते थे। दूसरा जो एकदम ही बेस्ट आंसर है वो ये है कि मल्टीपल सोर्सेस वर सजेस्टिंग। देखो इसमें वर प्लस आईएनजी फॉर्म फॉलो की गई, फिर दैट क्लॉज आया। अब किसी ने ये चीज मतलब इंटरनल ऑपरेशन था उसको कॉम्प्रोमाइज किया था, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट लेके आए समवन हैड कॉम्प्रोमाइज द ऑपरेशन इंटरनली। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो बेस्ट आंसर है तो ये दो हो सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये वाला हो जाएगा, ये पार्शली करेक्ट हो जाएगा कि एक पार्ट को हम पैसिव रहने दें या फिर एक को एक्टिव कर दें एटलीस्ट। यहां पे क्वेश्चन में बोला गया था कि पैसिव टू एक्टिव जाना है, तो कहीं भी ऑप्शन में एक तो कहीं ना कहीं मीनिंग चेंज कर दे रहे थे या फिर दोनों ही क्या कहते हैं वर्ब को उन्होंने चेंज नहीं किया था। तो ऑफिशियल आंसर तो ये था, मगर मैंने आपको दिखा दिया कि कौन सा किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। पीपल कैन सेल्डम assess archived manuscripts without clearance। कह रहा है जो लोग हैं वो शायद ही जो रिकॉर्डेड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं बिना क्लियरेंस के वहां तक पहुंच सकते हैं, उनको एसेस शायद ही मिले। पीपल कैन सेल्डम एसेस, ये वर्ब है, क्या होना चाहिए? कैन भी होना चाहिए, कैन बी एसेस्ड हमें ढूंढना है। कैन सेल्डम बीइंग एसेस्ड गलत हो गया। कुड सेल्डम बीइंग एसेस्ड गलत हो गया। कैन सेल्डम बी एसेस्ड करेक्ट है। आर सेल्डम एबल टू बी गलत हो गया, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। द पैकेज इज डिलीवर्ड टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। कह रहा है कि जो पैकेज है वो हर सुबह ऑफिस में डिलीवर्ड हो जाता था। अभी तो समझ में आ गया होगा, इज डिलीवर्ड है तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, तो डिलीवर्स द पैकेज इज डिलीवर्ड टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। द ऑफिस डिलीवर द पैकेज, क्या ऑफिस पैकेज को डिलीवर करता था? मीनिंग चेंज हो गया भाई, मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। समवन, अब यहां पे डूअर छुपा हुआ है तो हमने समवन लगा दिया। समवन डिलीवर द पैकेज टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग, तो बी एकदम करेक्ट है। द ऑफिस हैज डिलीवर्ड, फिर से देखो एक तो टेंस भी सही यूज नहीं किया है और मतलब भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। द पैकेज डिलीवर्स इटसेल्फ, अपने आप को ही पैकेज डिलीवर कर दे रहा है, कोई मतलब सेंस निकल रहा है नहीं होगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हमें एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है। वाई डिड द एडिटर ओवरलुक द सब्सटेंशियल स्टाइलिस्टिक एनोमलीज। कह रहा है कि एडिटर ने इतनी बड़ी गलतियों को क्यों अवॉइड किया, क्यों उसको ओवरलुक किया। डिड लगा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज वर या फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। वाई हैव द सब्सटेंशियल स्टाइलिक, अब यहां पे टेंस गलत हो गया। वाई आर द सब्सटेंशियल स्टाइलिस्टिक एनोमलीज, फिर से टेंस गलत हो गया। वाई डिड चेंज ही नहीं किया, तो ये भी गलत है। वाई वर द सब्सटेंशियल स्टाइलिस्टिक एनोमलीज ओवरलुक्ड, वर फिर ओवरलुक्ड बाय द एडिटर, तो डी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। इट हैज बीन एलिज्ड दैट कॉन्फिडेंशियल डेटा वॉज बीइंग लीक्ड बाय इनसाइडर्स विद इन द फर्म। कह रहा है कि एक तरीके से ये आरोप लगा है कि जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है
वो इनसाइडर द्वारा लीक कर दिया गया है, जो कि फर्म के अंदर ही था। मतलब कोई जो फर्म के अंदर इनसाइडर था उसके द्वारा कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है लीक कर दिया गया। पैसिव से क्या करना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। इट हैज बीन, यहां पे ये वर्ब वाली स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि हम लोग हमेशा एक्टिव वॉइस में वर्ब पे ही फोकस करते हैं, हम लोग नहीं पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं ना, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है पेपर, तो हम उसी हिसाब से अपना अप्रोच रखते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए। इट हैज बीन एलिज्ड, ये हमारा क्या हो गया, हमको दिख गया कि अच्छा ठीक है ये पास्ट परफेक्ट था एक्टिव वॉइस में, इसी वजह से यहाँ पे बीन लगा दिया इन्होंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। ठीक है, फिर हम यहां पे आए, हमने देखा अच्छा वॉज बीइंग लीक्ड है, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस रहा होगा और इन्होंने बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी है। तो हमारा पूरा फोकस यही होगा कि भाई हमें पास्ट परफेक्ट दिख जाए और क्या कहते हैं सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिख जाए, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिख जाए। अब इसको देखो, इनसाइडर्स वर लीकिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा विद इन द फर्म, यहां वाला तो सही किया उन्होंने, वर लीकिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा, इस वाले की पूरी लाइन ही को हटा दिया, पूरी लाइन इस वर्ब को ही हटा दिया, तो ये आधी अधूरी बात बोली इन्होंने, तो हम इसको तो सही नहीं मानेंगे। कॉन्फिडेंशियल डेटा हैड बीन लीक्ड बाय इनसाइडर, कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो इनसाइडर द्वारा लीक किया गया था। हैड बीन लीक्ड पैसिव सेंस में है, इट इज एलिज्ड ये भी पैसिव सेंस में है, दोनों ही वर्ब हमारी पैसिव सेंस में है, और बोला गया था हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो ये भी गलत है। इनसाइडर्स हैव एलिजिडली बीन लीकिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा विद इन द फर्म, फिर से गलत टेंस का यूज किया, इनसाइडर्स हैव एलिजिडली बीन लीकिंग, फिर से गलत चीज का यूज किया। द फर्म वॉज एलिजिडली लीकिंग इनसाइडर डेटा, फिर से यहां पर जो मीनिंग है एकदम ही चेंज हो गया और आधी अधूरी बात की गई, तो ये भी बेस्ट नहीं है। मतलब कोई भी आंसर, अब ऐसा है कि अब कोई ऑप्शन दे देगा, मान लो कोई ऑप्शन में आपको बता दूं भाई जो एग्जाम के अनुसार ए करेक्ट है, तब तो कोई भी बता देगा ना, कोई भी टिक लगा देगा, ठीक है। बात क्या है, मुझे आपको समझाना है, तो मैं क्या आपको लॉजिक दूं कि ये सही है, क्या बता दूं कि कौन सी बुक को रेफर कर लो या कौन से पेज नंबर को जाके रेफर कर लो, वहां पे ये चीज दी है, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ी है। तो इसका जो सिंपल तरीका से जो हम लोग जो ग्रामेटिकल बुक पढ़ते हैं, जो फॉलो करते हैं, उस हिसाब से हम बता सकता हूं मैं आपको। इस ऑप्शन में कोई भी ऐसा था नहीं, तो बेस्ट ऐसा हो जाएगा कि आप इस तरीके से बना देख सकते हो, समवन हैज एलिज्ड दैट, देखो यहां पे क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस में आ गया, इनसाइडर्स वर लीकिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा विद इन द फर्म। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो हम लोग क्लास 12 में करते थे इंग्लिश के पेपर में, एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करते थे जो पूरे रूल के साथ, वो हम इसी तरीके से करते थे। तो यहां पे इस तरीके का सेंटेंस जस्टिफाई ये जितने भी ऑप्शन है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो बेस्ट है या फिर जो होना चाहिए किताब या रूल के हिसाब से, वो 6 है जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, द लेबोरेटरी विल हैव डबल चेक्ड द रिजेंट्स बाई डॉन, कह रहा है सुबह होने तक प्रयोगशाला रसायनों की जांच कर चुकी होगी। विल हैव डबल चेक्ड, ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, क्या करेंगे, विल हैव बीन हम ढूंढेंगे, हैव बीन गलत हो गया, विल हैव बीन डबल चेक्ड, ठीक है, विल बी डबल चेक्ड गलत हो गया, वुड हैव बीन डबल चेकिंग गलत हो गया। ठीक है, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है इसको, वी शैल हैव डिस्पैच, यहां पे देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो हमको अगर पैसिव में ले जाना होगा तो यहां पे कहीं बीन आ जाएगा। द इन्वेस्टर्स बिफोर फ्राइडे इवनिंग, तो हम देखते हैं शैल हैव बीन डिस्पैच कहां पे है, शैल हैव डिस्पैच्ड गलत हो गया, शैल हैव हैड बीन डिस्पैच्ड गलत हो गया, शैल हैव बी डिस्पैच्ड गलत हो गया, shall have been dispatched, the invitations shall have been dispatched before Friday evening, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हमें पैसिव टू एक्टिव में चेंज करना है। द फोटोज विल बी प्रिंटेड बाय द स्टूडियो विद इन आवर, जो फोटोज हैं वो स्टूडियो द्वारा प्रिंट कर दी जाएंगी 1 घंटे के अंदर। विल बी प्रिंटेड है, सबको पता चल गया होगा भाई, विल प्रिंट होना चाहिए,
हम विल प्रिंट ढूंढेंगे, द स्टूडियो प्रिंट्स द फोटोज, गलत हो गया, विल प्रिंट, ठीक है, द फोटोज प्रिंटेड बाय द पोस्ट, गलत, द स्टूडियो हैड प्रिंटेड, गलत। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। विल द अथॉरिटीज इन्फोर्स, विल द अथॉरिटीज इन्फोर्स द रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस प्रॉम्प्टली। कह रहा है कि क्या जो अथॉरिटीज हैं वो ऑर्डिनेंस को, एक तरीके से अध्यादेश कानून को तुरंत लागू करेंगी। विल इन्फोर्स क्या होना चाहिए बता दो भाई। विल बी इन्फोर्स्ड हम ढूंढेंगे। विल द रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस बी इन्फोर्स्ड प्रॉम्प्टली बाय द अथॉरिटीज, ये एकदम करेक्ट दिख रहा है। विल द रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस बीइंग इन्फोर्स्ड नहीं होगा। विल द रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस हैव बीन इन्फोर्स्ड नहीं होगा। विल द रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस इन्फोर्स्ड प्रॉम्प्टली नहीं होगा। तो बेस्ट यहां पे क्या है हमारा, ए करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।